मतलब शुरुआती तौर पर यह तो साफ हो गया है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट मौजूदा वैक्सीन को भी बाईपास कर रहा है, यानी वैक्सीन की पकड़ में ये नया वेरिएंट आ ही नहीं पा रहा। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत में भी वैक्सीन की बूस्टर डोज लगानी चाहिए, और क्या बच्चों को वैक्सीन लगाने का सही समय आ गया है? क्योंकि अफ्रीका में ओमिक्रॉन के जो अब तक केस सामने आए हैं उनमें ज्यादातर युवा हैं, जिनकी उम्र करीब 20 से 30 साल के बीच है। लोग ओमिक्रॉन को लेकर इसलिए भी कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि इसके एड्स वाले वायरस से भी संबंध का दावा किया जा रहा है। लेकिन सच क्या है, ये हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। क्या ओमिक्रॉन इंडिया में दाखिल हो चुका है? ये सवाल फिलहाल हर भारतीय के मन में कौंध रहा है और इस आशंका के बीच देश भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर विदेशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी और टेस्टिंग नियम कड़े कर दिए गए हैं। देश के दो बड़े राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटका को लेकर यह आशंका इसलिए तेज हो रही है क्योंकि महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में 10 नवंबर के बाद अकेले दक्षिण अफ्रीका से ही करीब 1000 लोग आए हैं। इनमें जो लोग मुंबई में हैं, उनका पता बीएमसी लगा रही है। इधर कर्नाटक में विदेश से लौटे एक कोरोना संक्रमित यात्री में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि ही नहीं हुई। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि वो वेरिएंट आखिर कौन सा है। We have tested, we have got the report. One is, I think, relatively better, and one we are finding it little different from the Delta variant. So we have sent this sample for our central government's lab. So we are awaiting for their final inference. केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, आपके पास सबसे ज़्यादा लेबॉर्ट्री है जीनोम सैंपलिंग की। किस तरीके से जीनोम सैंपलिंग अब बढ़ाई जाएगी, कैसे ये पुख्ता किया जाएगा कि अगर भारत में कोई भी ऐसा म्यूटेशन मिलता है तो जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सके? तो जीनोम सीक्वेंसिंग की चीज़ों के कंसोर्शियम जो बनाया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बनाया था, जिसे हम लोग इंसाकॉक कहते हैं, उनकी सीक्वेंसिंग की कैपेसिटी क्षमता जो है वो अच्छी है। वैसे आज के दिन पूरे देश में करीबन 18-20 लैब्स जो है वो सीक्वेंसिंग कर पाती है। उसमें से सबसे ज़्यादा सीक्वेंसिंग तो जो कलकत्ता में NIBMG कलकत्ता है, दिल्ली में IGI भी है, हमारी जो एक प्रयोगशाला है, इनमें सीक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा स्तर पर की जा सकती है। तो आज की लेबॉर्ट्री में कितनी की जा सकती है, क्योंकि दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, बहुत बड़ी संख्या में बाहर से भी पर्यटक आते हैं, यात्री भी आते हैं। हमारे देश की मुख्यतः जो लैब है जीनोम सीक्वेंसिंग करती है वो दिल्ली की है, जो IGIB से हम कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। वो हमारी CSR की एक प्रयोगशाला है, उसकी क्षमता काफ़ी बड़ी है। जैसे कि आपको पता था कि पिछले साल 1000 जीनोम इन्होंने जब किए थे, जो उसको भी उनका काफ़ी उनका बड़ा एक अपना कंट्रीब्यूशन रहा था इसमें। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि अब तक करीब वैक्सीन की 122 करोड़ से ज्यादा डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। लेकिन वैक्सीन बाईपास की आशंकाओं के बीच अब लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले समय में क्या लोगों को बूस्टर डोज लेने की जरूरत पड़ेगी। देश में कोविड टास्क फोर्स के हेड डॉक्टर NK अरोड़ा के मुताबिक अगले 2 हफ्तों के बीच भारत में कोरोना के खिलाफ बूस्टर डोज लाने की नीति का ऐलान हो सकता है। एडिशनल डोज का मतलब ये होता है कि जो प्राइमरी डोज, प्राथमिक डोजेस दी गई हैं, उसके बाद किसी लोगों में एक एक्स्ट्रा डोज देने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रतिरोधक क्षमता पूरी नहीं होती है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, कैंसर वगैरह के मरीज होते हैं। तो ये 2 अलग अलग चीज़ हैं। इनके बारे में एक समग्र पॉलिसी
अगले कुछ दिनों में इसको एनटैकी जब अप्रूव कर देता है तो उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। देश में जब बूस्टर डोज आएगा तब आएगा, लेकिन जब तक बूस्टर डोज नहीं आता तब तक क्या, खासकर उन लोगों का क्या जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है उन्हें ओमिक्रॉन से कितना खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO अपने टेक्निकल पार्टनर्स के साथ वैक्सीन पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रभाव को समझाने की कोशिश कर रहा है ताकि पूरी तरह से वैक्सीनेट लोगों पर वेरिएंट के असर को परखा जा सके। हालांकि इसका पता लगाने में वैज्ञानिकों को थोड़ा वक्त लग सकता है। वैसे टीका पहले भी जरूरी था और आज भी। टीके से ये पता चला है कि जो थोड़ी गंभीरता है इस महामारी की वो कम हो जाती है और मुख्यतः जो मृत पाने वाले लोगों की जो संख्या है वो बहुत कम होती है इसकी वजह से। तो ये दोनों वजह से कि सीवियरिटी कम होती है और मॉर्टेलिटी कम होती है, ये टीके का फ़ायदा और किसी भी टीके का फ़ायदा ये पूरी दुनिया में पाया गया है। इसलिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। ओमिक्रॉन को लेकर ये चर्चा भी तेज हो रही है कि वायरस का ये नया वेरिएंट युवाओं के लिए घातक साबित हो सकता है। ये चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के जो मरीज अब तक सामने आए हैं उनमें ज्यादातर की उम्र 40 साल से कम है। हालांकि इसके पीछे की वजह वैक्सीनेशन फैक्टर बताया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में फिलहाल करीब 40% वयस्क लोगों को ही टीका लगा है। इनमें 20 से 40 की उम्र वालों की संख्या बेहद कम है। युवाओं को लेकर आशंका के बीच अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बच्चों को वैक्सीन लगाने का सही समय आ गया है। बच्चों के बारे में भी, बच्चे हमारे बहुत बहुमूल्य हमारे ध्याती हैं और उनके लिए भी एक वैक्सीन का अरेंजमेंट किया गया है उचित मात्रा में। लगभग 44 करोड़ बच्चे हैं 18 साल से और वहाँ भी प्राथमिकता सेट करी जाएगी जैसे वयस्कों के लिए कि जो कोमॉर्बिडिटीज हैं और बाकी स्वस्थ बच्चे। तो ये भी अगले हफ्ते 2 हफ्ते में इस नीति के बारे में भी इसको सार्वजनिक बना दिया जाए। ओमिक्रॉन को लेकर ये बात सच है कि वो अब तक का सबसे तेज संक्रमण फैलाने वाले वेरिएंट है, लेकिन अब तक की साइंटिफिक रिसर्च में इसे कहीं से भी डेल्टा या दूसरे वेरिएंट से न तो खतरनाक बताया गया है और न ही इसके मरीजों में नए वेरिएंट का गंभीर असर। अब मन में सवाल उठता है कि अस्पतालों में भर्ती होने के कितने ज्यादा चांस हैं। इन सवाल को लेकर दक्षिण अफ्रीका में कोविड मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर क्या कह रहे हैं, अब वो सुनिए। It to be, but looking at the mildness of the symptoms that we are seeing, currently there is no reason for panicking as we don't see severely ill patients. I also checked with the hospitals, some of the hospitals in my area. And one of the biggest hospitals, they only have one patient currently that's COVID positive on a ventilator, and they don't even know whether it's COVID, it's Delta or whether it is Omicron related. मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि इसकी सीवियरिटी कैसे है। लेकिन आज के दिन जो साउथ अफ्रीका के डॉक्टर्स ने सभी लोगों को बताया पूरे विश्व में कि ऐसे पता चल रहा है कि डिसीज़ जो है थोड़ा माइल्ड है, नॉर्मल कोरोना की वजह से इतना सीवियर नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली डेज कुछ कहने के लिए। इसके लिए आने वाले कुछ दिनों में इस पर थोड़ा और ज़्यादा पता चलेगा। एड्स वाले वायरस से ओमिक्रॉन का क्या संबंध है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन किसी ऐसे मरीज से निकला है जिसके शरीर में ये लंबे समय तक रहा और उसका इम्यून सिस्टम इसे मात देने में नाकाम रहा। अनुमान के मुताबिक ऐसे व्यक्ति HIV से संक्रमित हो सकता है। हालांकि अब तक इसकी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टी न्यूज़ नेशन।